हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशंस का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाबहार पोर्ट के बारे में है। हाल ही में इस पर मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। चाबहार पोर्ट की लोकेशन देखिए, यहाँ पर देखिए है ईरान और बिल्कुल यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के पास यहाँ पर आपको ईरान दिखे, ये चाबहार पोर्ट दिखेगा। ग्वादर पोर्ट से ये काफ़ी क्लोज है जो कि पाकिस्तान में है। चूंकि पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान, ईरान या सेंट्रल एशिया में जाने की अनुमति देता नहीं है इन दैट केस, तो यहाँ पर हम कांडला पोर्ट से होते हुए सीधा चाबहार पोर्ट जाएंगे और इसके बाद हम ईरान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। ये सदर्न ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल पास में। इंडिया का एकमात्र ओशनिक पोर्ट है और इसमें दो सेपरेट पोर्ट हैं, शाहिद कारांतरी और शाहिद बेहिस्ती पोर्ट, दोनों मिलाकर बनाते हैं चाबहार पोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की इंडो पैसिफिक विजन के लिए, बिकॉज इसके जरिए हम सेंट्रल एशिया को और यूरेशिया को इंडियन ओशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का भी हिस्सा है। ये जो नेटवर्क है वो कई सारे देशों को जोड़ता है। कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स भी अभी ईरान ने इंडिया को दिए हैं कि हम चाबहार पोर्ट को आसानी से एक्सेस कर पाएं। ये एक गेटवे की तरह वर्क करेगा जिसके माध्यम से इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जा सकेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें तो सन 2000 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसके बारे में बातचीत की गई सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी कि रशिया में, इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में। इसके अलावा इसमें कई सारे अन्य सेंट्रल एशियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज भी शामिल हुए, जैसे अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्ग रिपब्लिक, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया। ये सब ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इसका हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ये इसका हिस्सा अभी भी नहीं है लेकिन विलिंग है। पाकिस्तान तो पॉसिबली इसका हिस्सा नहीं बन पाएगा, लेकिन तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जरूर से इसका हिस्सा बन सकते हैं। 7200 किलोमीटर लंबा ये मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें कुछ जगह पे सामान को शिप से ले जाएंगे, फिर रेलवे से और फिर रोड से। इसके माध्यम से इंडिया और रशिया के बीच में जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो 30% तक कम हो जाएगी और जो ट्रेवल टाइम है वो आधे से भी कम रह जाएगा। इसके माध्यम से इंडिया अपना सामान ईरान, अजरबैजान, रशिया इस रूट तक ले जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि इन देशों के बीच में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मॉस्को, मुंबई, तेहरान, बाकू और एस्ट्रखान, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाए और जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक बढ़िया सा अल्टरनेटिव दे देगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, एक इंफ्रा कनेक्टिविटी एनहेंस करेगा और जो पूरा रीजन है वो इसके माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट पर पूछा गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सही जवाब ये है कि इसके माध्यम से हम पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हुए बिना अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ सकते हैं। सो सी विल बी द आंसर, सी इसका आंसर था। आगे बात आती है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर एक बात ये थी कि यूएस ने ये स्टार्ट करी। इसमें इंडिया एंट्री लेना चाहता है। अभी इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है। इनका मेन काम ये है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, REMs, इनमें मोनोपोली है किसकी? चाइना की। तो चाइना ने कोविड के टाइम में उसके बाद भी लगातार अपनी ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल कर इस मोनोपोली पे कब्जा जमाए रखने की कोशिश करी। यूएस और उनके जो एलाइज थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हम सब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं बाकी देश मिलकर, क्योंकि एक देश के पास तो REM होगा नहीं। जिसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके पास उसको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास संसाधन ही नहीं है। तो ऐसे जो देश थे इनके पास या तो टेक्नोलॉजी थी या वो रेयर अर्थ मेटल्स थे, ये सब मिल के शुरू हुए और इन्होंने कोशिश की कि भाई हम एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे सोलर पैनल्स हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर्स के इलाके हो, हार्डवेयर्स हो, वहाँ पे चाइना की मोनोपोली खत्म की जाए। तो ये 17 रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं इसको लेकर ये काम शुरू किया गया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया को बोला गया कि भाई ना आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, आप कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए इंडिया का मेंबर नहीं बनाएगा। इंडिया कोशिश कर रहा है कि मेंबर बन जाए यहाँ का। तो आपके लिए जानने की चीज़ ये है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, UK एंड द यूरोपियन कमीशन, जिसमें इंडिया इज नॉट मेंबर। इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इनटू इट, विच इज एन अल्टरनेटिव टू चाइना अलायंस बनाया गया है फॉर मिनरल सिक्योरिटी। कौन सी मिनरल? तो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो गई। तो इंडिया को इसमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है। रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं 17 ऐसे केमिकली सिमिलर मेटालिक एलिमेंट्स जो कि लैंथेनाइड्स हैं, स्कैंडियम और यूट्रियम। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी हो, चाहे आपकी कंप्यूटर्स का इलाका हो, चाहे आपकी हाई एंड जो भी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन रही है, इसमें जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इंडिया में कुछ जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं बहुत मात्रा में,
तो कोशिश है कि इंडिया भी इसके ऊपर काम करे। अगला आर्टिकल बात करता है यूनाइटेड नेशन ने अपना जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर। तो आप सोचो कि भाई यूएन ने कब बना दिया मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया हालांकि कोई नहीं मानता ऐसा कुछ ग्रुप की हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं, लेकिन पाकिस्तान कहता है ऐसा होना चाहिए। क्या कहानी ज़रा देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑन इंडिया इन इंडिया एंड पाकिस्तान असल में 1949 में शुरू हुआ था। इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई चली थी कश्मीर को लेके, वहाँ पर ये यूएन में गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भेजे थे इंडिया में कि जो इंश्योर करेंगे कि सीज़ फायर का ढंग से फॉलो अप हो रहा है या नहीं। तो इनका काम था ये देखना कि ठीक से ये सीज़ फायर एग्रीमेंट जो हुआ है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और 1971 में जब दोबारा जंग हुई तब ये वहाँ रहे थे ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि भाई जो एग्रीमेंट हुए हैं उसको फॉलो किया जाए, जो सीज़ फायर हुआ था उसको फॉलो किया जाए। और वो सब वो किसको रिपोर्ट करेंगे? यूएन सेक्रेटरी जनरल को। रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है कि नए जो इसके जनरल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, जो कि पैब्लो रियोस हैं अर्जेंटीना के। पैब्लो रियोस अर्जेंटीनियन है, जिनको इनका नया एडमिरल, इनको हेड ऑफ मिशन और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर डिक्लेयर किया गया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इनका नाम क्या है, ध्यान रखिए। गुलमेरो पैब्लो रियोस, अगर नाम आपको याद रहे तो ठीक है, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इस पर ओपिनियन है इंडिया और पाकिस्तान का। तो 1971 वॉर के बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिस शिमला एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान ने मान लिया था ऐसा कि आगे से जो भी चीज़ें होंगी वो हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं आएगी। तो शिमला एग्रीमेंट के बाद से इंडिया का ऐसा कहना है कि कोई UNMOGIP का जो रोल था, ये मिलिट्री ऑब्जर्वर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हम क्योंकि कश्मीर एक बायलैटरल द्विपक्षीय इशू है, हम द्विपक्षीय रूप से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए कोई थर्ड पार्टी अलाउड नहीं। इंडिया का स्टैंड हमेशा रहता है, इसलिए इंडिया किसी को भी नहीं कहता कि आप आके बीच में मध्यस्थता करो, चाहे यूएन हो चाहे वो अमेरिका हो। तो इंडिया और कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया पाकिस्तान इसको बायलैटरली ही सॉल्व करेंगे। तो वो साइन पाकिस्तान ने भी किया था। तो इंडिया ने कहा उसके बाद कोई भी औचित्य नहीं बनता मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का यहाँ पर रहने का। लेकिन पाकिस्तान कहता है ऐसा नहीं है भाई, हमें तो चाहिए, यूएन को होना चाहिए, इंटरनेशनल इशू है। वो चाहते हैं बार बार कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना और उसी मुद्दे को लेकर बार बार वो हवा में इसको उछालते रहते हैं। तो वो बार बार चाहे कुछ भी हो, वो बार बार जाके उस ऑब्जर्वर ग्रुप पर जाके कंप्लेन करते हैं, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, जबकि इंडिया कभी कोई इशू लेकर आज तक UNMOGIP के पास नहीं गया है सिंस 1972, बिकॉज इंडिया हैड साइंड शिमला एग्रीमेंट। दैट्स वाई दिस रिमेन्स नल एंड वॉइड। पहले ये लोग गए थे बायलैटरली इसलिए यूएन के पास, तो बात थी शिमला एग्रीमेंट में, बात हो चुकी थी कि बायलैटरल इशू है, इसलिए इंडिया ऐसा कहता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कि वो मॉनिटर करे और उसका कोई वहाँ पर मैंडेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इससे कहता है कि नहीं, पाकिस्तान अभी भी जाकर यहाँ कंप्लेन करता रहता है। तो इंडिया का स्टैंड इन अ वे सही है, शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद इसके कोई औचित्य नहीं होता है। तो क्या था UNMOGIP, क्यों साइन हुआ था? 1949 में जब पहले कश्मीरी मुद्दा उछल रहा था तभी ये साइन किया गया था। यूएन के पास गए थे, उन्होंने ऑब्जर्वर भेजे थे इंश्योर करने के लिए जो सीज़ फायर हुआ है उसका पर्याप्त रूप से पालन हो। लेकिन बाद में और लड़ाइयाँ हुई और शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तब इसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। तो किन के बीच में था, कहाँ पर था, क्या रोल था, ये आपको पता लग गया होगा। आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी ILO के बारे में। ILO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इससे एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, इसलिए आपको बेसिक्स थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ILO क्या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की या नहीं है, इसके बेसिक कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, कौन से कन्वेंशंस इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, ये जानना आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई नई रिपोर्ट आती है तो वो कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इनकी नई रिपोर्ट आई है जो है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स फॉर यंग पीपल, ये एक रिपोर्ट है जो इन्होंने प्रकाशित करी है, ठीक है। लेकिन ILO कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1990 में, और लीग ऑफ नेशंस के अंदर ये स्थापित हुआ था। यूएन से पहले जो ग्लोबल बॉडी थी वो थी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस शुरू हुई थी World War I के बाद ताकि World War II ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी, World War II हुआ और World War II के बाद हमारा जो आज हम देखते हैं यूएन बन के सामने है, यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी यही बनी थी ILO 1946 में। तो लेबर यूनियन का, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इनका काम है कि ये देखना कि दुनिया भर के जितने वर्कर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको डिसेंट वर्क मिले। सो इनका एक फेमस एजेंडा है डिसेंट वर्क एजेंडा। तो डिसेंट वर्क एजेंडा किससे जुड़ा हुआ है? तो ILO से जुड़ा हुआ है डिसेंट वर्क एजेंडा। ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूएन से पहले से ही है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ILO का बताया मैंने 1919 में स्थापित हुई है, ये लीग ऑफ नेशंस के साथ थी। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ थिंग्स पूछा जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब आई, या अगर ऐसे बोल दे ILO प्रीडेट्स UNO, तो वो राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये जानकारी हो गई। अब ILO का काम है, ILO की रिपोर्ट है। इसके अलावा ILO कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। इसको 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है।
नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है इसको? क्योंकि जो इन्होंने सोशल जस्टिस के एरिया में काम किया उसके लिए, और इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ इट। और क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था? नहीं था। मेजरली होता है, पर जैसे पता है इसकी डेट पहले से है, तो इंडिया वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, बट इंडिया इज़ वन ऑफ दोज 187 मेंबर स्टेट्स। इसकी खास बात ये एक ट्रीपैट्रिएट यूएन एजेंसी है, और केवल इकलौती ट्रीपैट्रिएट यूएन एजेंसी है। क्या होता है ट्रीपैट्रिएट का मतलब? यानी केवल सरकारें नहीं, जनरली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें अलग अलग देशों की सरकारें होती हैं। यूएन की कोई भी संस्था है, आप जनरल असेंबली की बात कर लें, आप अगर बात कर लें यूएनएससी की, तो क्या है उसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं किसी स्टेट की, कुछ में प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी बॉडी है जहाँ पर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी, उनके वर्कर्स भी और गवर्नमेंट भी, तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इट। इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल डायलॉग रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो कोट्स आपको दिख रहे हैं, इन नाम्स को आप याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आए तो किसने इसको किया है। यहाँ पर जैसे वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, तो आपको लग सकता है कि चलो वर्क का रिलेटेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा। एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ भी आपको लग सकता है, लेकिन कौन सा लेट्स से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रही है रिपोर्ट और कौन सी ILO निकाल रही है, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो मेन आइडिया जो ILO का है वो ये भी है कि इंडिया को लेके क्या निकला है भी रिसेंटली। तो ये निकला है कि रिसेंट जो इनका नया एम्प्लॉयमेंट डेटा है उसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर गई है 0.9% से, और जो स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं 15 से 20 के, उनके बारे में और उनकी अपॉर्चुनिटी और उनकी पार्टिसिपेशन रेट एम्प्लॉयमेंट में गिर गई है। रिसेंटली इन्होंने एक और रिपोर्ट निकाली थी, मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, जो है मेंशन है ना, मॉनिटर ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये जो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का मॉनिटर आया था रिसेंटली, इसमें ये पता लगा था कि अगर कोविड के पहले के मुकाबले हम कंपेयर करें, 2022 की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि अगर हम कोविड से कंपेयर करें, प्री कोविड टाइम्स से, तो प्री कोविड टाइम्स के मुकाबले अभी जो वर्क आवर्स अवेलेबल हैं दुनिया भर में, उसमें 3.8% की रिडक्शन हो गया। यानी पहले जितना काम उपलब्ध था उससे 3.8% अब वर्क आवर्स कम मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, ये सभी कारण है। तो यानी वर्किंग आवर्स में रिडक्शन देखा गया, ये नई रिपोर्ट इनका कहती है। तो आप कह सकते हैं यस, ड्यू टू प्री कोविड एरा के हिसाब से हमने रिडक्शन देखा गया है वर्किंग आवर्स में। कोविड से तो ज़्यादा ही हुआ ना, कोविड में तो काम था ही नहीं। और वुमेन में स्पेसिफिकली और ज़्यादा जॉब्स उन्होंने खोई है। इंडिया में तो 12.3% वुमेन हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ये वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का था। और अभी जो जिस रिपोर्ट की अभी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? वो है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ। इसमें देखा गया है कि इंडिया में जो डिक्लाइन देखी गई है यूथ पार्टिसिपेशन में, वो 2021 के रिलेटिव देखी गई है 2020 के रिलेटिव, और जबकि एडल्ट में 2% ग्रोथ देखी गई है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट्स है वो नहीं पूछे जाएंगे आपसे, पर मेजरली रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है ये पूछा जा सकता है। इंडिया को लेकर कुछ अगर ड्रास्टिकली डिफरेंट मिल रहा है तो वो पूछा जा सकता है। ILO को लेकर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ILO के कुछ कन्वेंशन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कन्वेंशन UPSC पूछ चुकी है, वो इसलिए पूछा था क्योंकि 2017 में इंडिया ने पास किया था कन्वेंशन, 2018 में क्वेश्चन आ चुके थे। तो ओवरऑल UN कन्वेंशन अगर आप देखें तो 8 इनके कोर कन्वेंशन हैं, जिनके बेसिस पे इनका मानना है कि ये कन्वेंशन पास होंगे आपके देश में तो लेबरों की स्थिति सुधरेगी। उसमें से 6 इंडिया पास कर चुका है। इंडिया ने 2 कन्वेंशन पास नहीं किए हैं, वो है कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 98। कन्वेंशन 87 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, एंड 98 है हमारा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इंडिया ने कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला 98 नंबर का जो कन्वेंशन है वो पास नहीं किया, कलेक्टिव बार्गेन वाला, और 87 भी पास नहीं किया, जो बात करता है किसकी? वो बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज। ये 2 इसलिए पास नहीं किए गए कि इसके तहत इनको ये भी पावर मिल जाएगी वर्कर्स को कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी गवर्नमेंट के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। इन सभी के कारण इंडिया ने 2 कन्वेंशन अभी तक इनके पास नहीं किए, 87, 98। बाकी 6 जो बच रहे हैं, 8 कोर कन्वेंशन, इसमें 6 इंडिया पास कर चुकी है। जो 6 इंडिया ने पास करे हैं वो है कन्वेंशन नंबर 29, कन्वेंशन नंबर 100, कन्वेंशन नंबर 184। और ये जो कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ इसका रेलेवेंस क्या है? अब से कन्वेंशन नंबर 29 है, ये फोर्स लेबर के बारे में इंडिया पास कर चुका है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है ये। फिर एक 105 है, ये है एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, ये भी इंडिया ने पास किया है। फिर एक है 100, ये इक्वल रिन्यूमरेशन मतलब इक्वल पे का, ये भी इंडिया ने पास किया हुआ है। 111 ये है डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में ना हो उसके लिए, ये भी इंडिया ने पास किया हुआ है। 138 मिनिमम एज, ये 2017 में इंडिया ने पास किया था, मिनिमम एज होना चाहिए वर्क किसी को हायर करने के लिए। और एक है 182,
138 और 182 इज रिलेटेड टू चाइल्ड, यानी 138 मतलब मिनिमम एज होनी चाहिए और 182 मतलब कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को आप बिल्कुल अबॉलिश कर देंगे। तो 6 जो इंडिया ने पास किए, 2 पास नहीं किए, कलेक्टिव बार्गेन वाला और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाला। क्यों? क्योंकि उससे जो इंडिया के लॉज हैं वो उसके कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं। तो 8 कोर कौन से आर्टिकल है वो हमने बात करी, उनमें से 6 इंडिया पास कर चुका है, 2 पास नहीं किया। बस इतना याद रखिए कौन से पास नहीं हुए हैं। 8 होते हैं, 2 पास नहीं हुए। जो क्वेश्चन आया था ऐसा था, ILO कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू हुम? चाइल्ड लेबर, अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस, जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। अगर आपको पता है ILO के बारे में बेसिकली, तो आपको पता लग जाएगा इन सब चीज़ों का लेना देना है नहीं। सोशल जस्टिस, वर्कर्स और उनकी राइट्स के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात थी 138 182, इसका राइट आंसर 1 होता ए, जो UPSC में 2018 में पूछा था। क्यों? क्योंकि 2017 में इंडिया ने रेटिफाई किए थे 2 इसमें से कन्वेंशन। तो इंडिया कोई कन्वेंशन रेटिफाई करता है हमें पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल नगार्नो काराबाग डिस्प्यूट के बारे में है। नगार्नो काराबाग डिस्प्यूट, नगार्नो काराबाग कहाँ है पहले ये जान लीजिए। ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है। कैस्पियन सी के किनारे लगते ये 2 देश हैं। अजरबैजान के बॉर्डर के अंदर ही, अजरबैजान देश के अंदर ही इलाका है ये है नगार्नो काराबाग। इस देश के अंदर का रीजन है जहां पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है 85 से 95% पॉपुलेशन अर्मीनियन एथनिसिटी की थी। रिलीजियसली भी डिफरेंट है, एथनिकली भी डिफरेंट है। अर्मीनियन यहाँ पे 95% पॉपुलेशन है इस रीजन की, जिसकी हम बात करें नगार्नो काराबाग। लेकिन ज्योग्राफिकली किसके अंदर है? अजरबैजान के अंदर। तो वर्ल्ड ओवर ऐसा माना जाता था कि अजरबैजान का ही पार्ट है ये नगार्नो काराबाग रीजन। लेकिन नगार्नो काराबाग में लोग जो थे वो एथनिक अर्मेनियन थे और वो एक स्वायत्त देश एक तरह से चल रहा था वहाँ, और वो पूरी तरह बैक था बाय अर्मेनियन स्टेट। तो इनडायरेक्टली अर्मेनिया के कंट्रोल में था, लेकिन ज्योग्राफिकली इन अजरबैजान बार बार क्लेम कर रहा था इसके ऊपर, अर्मेनिया मान नहीं रहा था। ये कहानी थी। तो इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि जब 1920s में आपका USSR बन के तैयार हुआ, तो USSR का पार्ट ये दोनों देश थे, अर्मेनिया भी अजरबैजान भी। तब जब शुरुआती कहानी शुरू हुई तो ये रीजन ऑटोनमस था, ये ऑटोनमस रीजन था, लेकिन कंट्रोल इसका था अजरबैजान के पास। ठीक है, कंट्रोल किसके पास था? अजरबैजान के पास। जिस इलाके में है ये वहीं पर, नगार्नो काराबाग की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल कहाँ था? अजरबैजान के पास। जब USSR का विघटन होना 1990s में शुरू हुआ, तब यहाँ की पार्लियामेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आप अर्मेनिया में जोड़ दो। और USSR तो टूट रहा था, और उसके बाद एक जंग शुरू हुई, जिसके बाद अर्मेनिया ने इस पूरे इलाके के जितने आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं सबको घेर लिया और यहाँ पर एक ऑटोनमस सरकार की स्थापना कर दी इन नगार्नो काराबाग। किसने? अर्मेनिया में। अजरबैजान को बहुत लॉस हुआ था उस वॉर में, जो 1994 में जो वॉर हुई थी। और एक मिन्स्क ग्रुप था जिसने फिर नेगोशिएशन कराया था और कोशिश करी थी भाई ये मामला सुलझे ना ज़्यादा, और ये कहानी रही कि इसको कंट्रोल इस तरह से किया गया। और नगार्नो काराबाग पार्ट रहा अजरबैजान का, लेकिन उसको जो कंट्रोल करती थी वो एक तरह से एक एथनिक अर्मेनियन गवर्नमेंट थी। रिसेंटली अजरबैजान ने अटैक किया और पूरा का पूरा अर्मेनिया कैप्चर कर लिया, क्योंकि अर्मेनिया को सपोर्ट उस टाइम में रशिया का था और अजरबैजान को टर्की वगैरह का सपोर्ट था, तो इसलिए अर्मेनिया ज़रा पावरफुल लग रही थी। लेकिन अब जब अजरबैजान ने इस बार अटैक किया तो इराक जो टर्की के इनको ड्रोन वेपन्स मिले, उन्होंने पूरे जितने इनके टैंक्स अर्मेनिया के सब हवा में उड़ा दिए। तो एक नया वॉरफेयर देखने को मिला, जहाँ पर ड्रोन्स आए मैदान में और सामने वाली अर्मेनिया के जितने बहुत सारे टैंक, बहुत सारे हथियार थे। तो जो आज से 20 साल पहले लड़ाई हुई थी, 25 साल पहले, जिसमें अजरबैजान को हर का मुँह देखना पड़ा था, क्योंकि अर्मेनिया के पास ज़्यादा सोल्जर्स थे, ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे जो उन्हें रशिया से मिले थे। अब की बार इनको ड्रोन्स मिले टर्की से, सारे तोप और जो टैंक से उन्हें ऐसे ही उड़ा दिए और वो एरिया बिना अपनी जान गंवाए कैप्चर कर लिया। तो ये तब हुआ, अभी अजरबैजान ने इस एरिया पे कैप्चर कर लिया, अर्मेनिया के लोगों को वापस जाना पड़ा था। तो ये सिनेरियो है नगार्नो काराबाग का। ये डिस्टेंस है, अर्मेनिया ऑक्यूपाइड नगार्नो काराबाग यहाँ पर था, जो इसके अंदर आता था इस इलाके में, लेकिन अब एक तरह से फिर ये अजरबैजान के कंट्रोल में आ गया है। इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो क्या है कि जो डेट्स अगर आप देखें तो 1991 में नगार्नो काराबाग ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था कि भाई हम अजरबैजान से निकल के अर्मेनिया में जाएंगे। 1993 में जो वॉर शुरू हुई थी उसमें अर्मेनिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था ऑलमोस्ट इस इलाके को। मीडिएशन किसने कराया था? मिन्स्क ग्रुप ने। तो मिन्स्क ग्रुप में कौन से चेयर हैं? तो 3 चेयर हैं, एक है फ्रांस, एक है रशिया और एक है USA। ये 3 ग्रुप्स थे मिन्स्क के। इसके जो मेंबर स्टेट्स थे वो कौन कौन से हैं? क्या उसमें इंग्लैंड है? नहीं है। उसमें है बेलारूस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन, टर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो बेलारूस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन और टर्की, ये एडिशनली मिन्स्क ग्रुप के मेंबर थे जो कि काम कर रहे थे किस चीज़ के लिए, ताकि सीज फायर हो पाए यहाँ पर, किस चीज़ के ऊपर, इस कॉन्फ्लिक्ट में। और इसको स्पेसिफिकली इस ग्रुप का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन
इन यूरोप, यानी OSCE, हाँ OSCE इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCP मिन्स्क ग्रुप। तो किस चीज़ से रिलेटेड है मिन्स्क ग्रुप, ये आपको पता लग गया। नगार्नो कराबाग का कॉन्फ्लिक्ट था वो आपको पता लग गया कि नगार्नो कराबाग मेजरली इज एथनिकली अर्मेनियन पॉपुलेशन, जिसको कि अजरबैजान को सौंपा गया था ड्यूरिंग वीएसएसआर, लेकिन वो इलाका जोग्राफिकली अजरबैजान के ही अंदर है, तो इंटरनेशनली पहले भी इसको अजरबैजान का ही पार्ट माना जाता था। तो ये कहानी है। अभी अजरबैजान ने दोबारा अटैक किया, कैसे पावरफुल हुआ, क्योंकि ड्रोन्स तुर्की से इनको मिल गए थे। तो ये कहानी है आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, नगार्नो कराबाग। आर्टिकल है वो सप्लाई चेन मिनिस्टीरियल फोरम के बारे में है। अभी हाल ही में इस फोरम को होस्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें भी देखना चाहिए। इसके पहले कि हम इस आर्टिकल पे चलें, आपको सप्लाई चेन के बारे में समझना होगा। सप्लाई चेन जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ मंगानी है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि चिंटू ने मिंटू को फ़ोन किया ऑस्ट्रेलिया में कि मिंटू भाई एक ट्रक भर के दवाइयाँ इंडिया में भेज दो, और मिंटू जी ने कहा कि जी चिंटू जी भेज रहे हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम नहीं होता। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व होना है तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन का हिस्सा बनना पड़ता है, जहां पर मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में चिंटू हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया में मिंटू से कुछ मंगाना है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सीधा ये व्यक्ति फ़ोन करेंगे और ये सामान भेज देंगे। बीच में कुछ एंटिटीज़, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे। एक अकाउंट होगा जहां पर पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व होंगी जो आइटम्स का इंश्योरेंस करेंगी। मान लीजिए कि मिंटू ने चिंटू को सामान भेज तो दिया, लेकिन चिंटू ने पैसे नहीं दिए। अब मिंटू क्या करेंगे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बैठ के? सिमिलरली चिंटू ने पैसे भेज दिए और मिंटू ने सामान की सप्लाई नहीं की, तो ये क्या कर लेंगे? इन दैट केस इस पूरी चीज को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर रोबस्ट सप्लाई चेन मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है जो फ्लो में बिल्कुल काम करता रहता है। एक बार अगर आप किसी आइटम के लिए किसी कंट्री के साथ सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दें, तो वापस से किसी और कंट्री के साथ उसी सप्लाई चेन को रीस्टैब्लिश करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए अक्सर जब हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि हाँ चाइना को बाइकआउट कर दो इस आइटम के लिए, कह देना तो ठीक है, किसी घटनावश आप भावनाओं में आकर ये बात कह सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को बाइकआउट करने से पहले या तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करिए अपने खुद के देश में, या किसी अन्य देश से मंगाने के लिए सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करिए। सप्लाई चेन अक्सर डिसरप्ट हो जाता है जब कोई अनइवन सिचुएशन आ जाए, जैसे कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। अभी रशियो यूक्रेनियन वॉर चल रहा है तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आतंकवादी गतिविधि जैसे ISIS जब मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुआ तो वहाँ का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है जब अनइवन एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन ना आए, सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्लो बना रहे, इसी उद्देश्य से इस मिनिस्ट्रियल फोरम का आयोजित किया गया यूएसए के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन डिसरप्शन को रोक सकें और एक ऐसा सप्लाई चेन स्टैब्लिश कर सकें जो रेजिलिएंट हो, जो लगातार काम करता रहे और फ्यूचर डिसरप्शंस को अवॉइड कर सके। उम्मीद करते हैं आपने सप्लाई चेन भी समझ लिया और ये क्यों ज़रूरी है। कई सारे देश इसका हिस्सा रहे, जिसमें आपके लिए ज़रूरी है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी जो देश थे दोज वर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, EU, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, UK और US। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें चाइना और रशिया तो नहीं होंगे ना। फर्दर क्या स्टेटमेंट इशू किया गया इस मिनिस्ट्रियल फोरम पे? ये कहा गया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि पेंडेमिक, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को या नेचुरल डिजास्टर को ये बियर कर सके। हमें स्ट्रेंथन करना होगा इस रेफरेंस में सप्लाई चेन को, ताकि नियर टर्म जो डिस्ट्रप्शंस हैं हम उनको हैंडल कर सकें और जो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है उसे मेंटेन कर सकें। इसके लिए जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर आएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। ठीक है। अगला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। आप अक्सर सोचते हैं कि आपके पास जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है क्या वो लेकर आप विदेश जा सकते हैं, क्या वहाँ वो वैलिड होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज़ ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है कि और ज़्यादा इसको सहूलियत भरा किया जाए कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले पाएँ। ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लगभग 150 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है। ये असल में एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो UN द्वारा इशू किया जाता है, ऑथोराइज़ किया जाता है, इशू नहीं ऑथोराइज़ होता है उनके द्वारा, कि कोई भी टूरिस्ट अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, उनके पास उस देश का अगर लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हो सकता है आपके पास लाइट व्हीकल्स का हो या आपके पास हैवी व्हीकल्स का हो, तो जब आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो आप उसको एक तरह से ऑथराइज सोर्सेज के थ्रू ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें, ताकि जो दूसरी एजेंसी है वो समझ पाए कि अच्छा इसके पास ये लाइसेंस है, इस तरह की गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो उस देश के ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन होगा, जिससे जो बाकी जहाँ आप जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट
उस देश में भी उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके कि अच्छा इनके पास एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है, ताकि अपने लाइसेंस का इस्तेमाल कर आप अपनी गाड़ियाँ चला पाएँ। तो ये जोनल ऑफिस द्वारा दिया जाता है। इसकी जो परमिट है, इसकी लिमिट है 1 साल तक की, और जिस कंट्री में आपको जाना है उसके 1 साल के अंदर ही आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। इंडिया क्या किसी ऐसी कन्वेंशन ऑफ सिग्नेटरी है जहाँ ये ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल इंडिया है। इंडिया सिग्नेटरी ऑफ 2 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड एंड ट्रैफिक ऑफ 1949। तो इंडिया को ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करना पड़ता है, क्योंकि एज पर दिस कन्वेंशन अगर आपको दूसरे देश के जो नागरिक आ रहे हैं या आपके नागरिक दूसरे देश एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो वो अपने लाइसेंस का ट्रांसलेशन ले जाकर एक और परमिट लेकर कि वो जा सकते हैं कि भाई इंडिया में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ड्राइविंग के लिए परमिट है आपके पास है, तो हो सकता है आपको यूके यूएस में भी परमिट मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप ड्राइव कर सकते हैं रोड पे। तो ठीक उसी तरह आपको तभी वो परमिट आपके नागरिकों को मिलेगा जब आप दूसरे नागरिकों को भी रिकॉग्नाइज करोगे कि उसके देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी इंडिया में वैलिड होगा विद अ कॉपी जो ऑथराइज है यूएन से। तो ठीक उसी कन्वेंशन के अंदर, विच इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड एंड ट्रैफिक ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन, उसके अंदर इंडिया सिग्नेटरी है, तो इंडिया को प्रोवाइड करना ये आवश्यक है। तो क्या ऐसी कोई ऐसी अगर पूछा जाए कि इज़ देयर एनी कन्वेंशन अराउंड ड्राइविंग लाइसेंसेस or this permit, तो yes, there is a Geneva Convention of 1949 dealing specifically with this. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन कंट्री टू सिस्टम। देखिए अभी रिसेंट में चाइना ने हांगकांग रिटर्न की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उसके रिगार्डिंग हमारे सामने वन कंट्री टू सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। तो देखिए पहली बार वन कंट्री टू सिस्टम की बात तब की गई थी जब चाइना ने ताइवान को यूनिफाई करने की बात की थी। उन्होंने बोला था कि चाइना को ताइवान के अंदर डाल दो, उनका जो भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंटिन्यूड रहेगा, और इस तरीके से चाइना के अंदर ताइवान इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड दैट वाज कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, और जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा था उसका नाम था वन कंट्री टू सिस्टम, बट ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाता है। बट जब दोबारा पोर्चुगल और ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि वो लोग अपनी अपनी कॉलोनी दैट इज हांगकांग एंड मकाओ रिस्पेक्टिवली वापस कर देंगे किसको, चाइना को, उस टाइम पे फिर से बात उठी कि यार ये लोग ऑलरेडी इतने टाइम से अलग सिस्टम में रह रहे हैं, दोबारा कैसे आप इनको इंटीग्रेट करोगे। तो चाइना ने फिर से प्रपोज किया कि भैया इसे आप वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो, तो दैट विल बी डन। अल्टीमेटली इट वॉज डन। बट भाई ये वन कंट्री टू सिस्टम होता क्या है? देखो वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये चाइना है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हांगकांग हो गया, यहाँ पर हमारा मकाओ हो गया। ठीक है, अब क्या रहेगा कि हांगकांग और मकाओ में जो उनके एक इकोनॉमी रहेगी, दैट इज करेंसी जो रहेगी, लीगल सिस्टम रहेगा, पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली रहेगी, ठीक है, लीगल सिस्टम रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा एज कंपेयर टू चाइना। यहाँ पर अलग लॉस चलेंगे, यहाँ पर अलग लॉस चलेंगे। ठीक है, लेकिन 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 सिर्फ इनके डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस को चाइना हैंडल करेगा, बाकी ये लोग यहाँ पर ऑटोनोमस रहेंगे। ठीक है, और ये सब जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 50 सालों के लिए वैलिड है। उसके बाद पता नहीं भाई क्या होगा। दैट इज 2047 में हांगकांग का ये पीरियड ओवर हो जाएगा अलग सिस्टम वाला, और साथ ही साथ 2049 में मकाओ का सिस्टम अलग हो जाएगा कंप्लीट वन कंट्री टू सिस्टम वाला। तो एट दैट टाइम वी हैव टू सी व्हाट चाइना एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू डू। ओके, चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, एंड इट इज़ अबाउट, ओके बिफोर दैट लिटिल बिट अबाउट दैट कॉलोनीज हांगकांग एंड मकाओ। देखो जो हांगकांग है ना, जब 1842 में आपको पता है फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें मेनली ओपियम इंडिया से जाया करता था चाइना में। फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद ये जो वहाँ के किंग थे, किंग डायनेस्टी के अंदर, उन्होंने हांगकांग का जो कंट्रोल था किसको दे दिया, ब्रिटेन को दे दिया। ठीक है, उसके बाद जब 1898 में आगे जो भी आइलैंड थे हांगकांग के आजू बाजू वो भी इनको दे दिए गए। तो मोरलेस ये सारी कॉलोनीज एज अ सारी जो टेरिटरीज थी एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश वर्क कर रही थी। ठीक है, और फिर जो मकाओ था, मकाओ को तो भाई हमारे जो पोर्चुगीज है 1557 से ही रूल कर रहे थे। ठीक है, और फिर फाइनली 1980s में बात करना चालू की चाइना ने कि भैया आप हमारी कॉलोनीज कब रिटर्न करोगे। आपका जो लीज पीरियड था अप्रॉक्सीमेटली इन लोगों ने ना लाइक 100-150 सालों के लिए लीज में ली थी ये सब टेरिटरीज, ये जो किंग डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, बट उसके बाद जैसे ये पीरियड खत्म होना चालू हुआ तो चाइना ने बोला भाई हमारी कॉलोनीज रिटर्न कर दो। तो अल्टीमेटली हांगकांग का कंट्रोल इनको मिल गया था 1997 में। ठीक है, और जो मकाओ है, मकाओ का कंट्रोल मिल गया था इनको 1989 में फ्रॉम पोर्चुगीज। लेकिन पोर्चुगीज वर रूलिंग दिस टेरिटरी मकाओ फ्रॉम द ईयर 1557, किंग डायनेस्टीज पहले भी। ठीक है, चलो ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, एंड इट इज़ अबाउट 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम। देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ था ना कि दुनिया की महानतम 18 इकोनॉमीज ने एक समिट की जिसे हमने कहा सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम, और वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई थी
ठीक है, यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके द्वारा, इसको इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब इंडिया ने भी जॉइंट स्टेटमेंट में अपनी शिरकत दी है। ओके, अब ये सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम में हुआ क्या? देखो, सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम पहले हुआ क्यों ये समझो। आप सभी जानते हैं कि जो पूरा सप्लाई चेन है दैट इज डोमिनेटेड बाय चाइना। वाई डोमिनेटेड बाय चाइना? बिकॉज चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना से होती है। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देना तो वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग तरीके से हॉल्ट पे आ जाएगी। लेकिन आप सभी जानते हैं जब कोविड-19 हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, चाइना ने अपनी जो अंदर की वो थी शिरकतें थी वो दिखा दी सबको। ठीक है, अल्टीमेटली उसने सप्लाई चेन डिसरप्ट करना चालू कर दी। जो भी उसकी बात नहीं मान रहा था, जो उसके खिलाफ सेंक्शन चाहता था, सबके अगेंस्ट लाइक चाइना ने थोड़े थोड़े हार्श एक्शन लेना चालू किया। मेनली ऑस्ट्रेलिया और चाइना केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। ठीक है, फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया को झुकना भी पड़ा था। तो यहाँ पर ये लोगों ने रिकॉग्नाइज किया अपनी स्टेटमेंट में कि भाई जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पैंडेमिक से, वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से, एक्सट्रीम क्लाइमेट इंपैक्ट से, नेचुरल डिजास्टर से हर्ट हो सकती है। तो हम एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना चाहती हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल लाइक सिक्योरिटी हो, उसमें सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब इन शॉर्ट की ज़्यादा इश्यूज क्रिएट ना हो। अभी कैसे होगा देखो, अभी क्या है कि एक सिंगल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ना इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे, मतलब बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, इंडिया में भी करवाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी करवाएंगे। तो क्या होगा कि हमें किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट नहीं होना है मतलब सिक्योरिटी बन गई है, समझ रहे हो। अभी चाइना पे पूरा डिपेंडेंट है, चाइना के खिलाफ कुछ बोलोगे चाइना बंद कर देगा। तो हमने आपको सिक्योर कर लिया, डाइवर्सिफाई कर। और दूसरी बात ये होगा कि जब इतना ज़्यादा लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होगा, इट्स लाइक कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी तो आई जाएगी। तो मेनली यही करने की बात की गई थी यहाँ पर। ओके, समझ में आया। और उसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अभी रिसेंट में एक इनिशिएटिव चालू किया था जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। और इसका मेन मकसद यही था जो इंडो पैसिफिक है ना, उस रीजन में चाइना की जो डोमिनेंस है सप्लाई चेन में उसको खत्म किया जाए। बिकॉज इवन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है आगे। तो मोरलेस हर जगह से चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ का पर्पस ये था कि सीधा सिंपल है कि भाई हम डाइवर्सिफाई कर दे मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे कि आगे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम, हमारी सिक्योरिटी बन जाए। बस यही था जॉइंट स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।